चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। एक्सरसाइज 9.4 हमें चालू करना है और 9.4 में हम कल सवाल नंबर 14 तक बता दिए थे, 14 तक बता दिए थे और आज हमें 15 नंबर सवाल से विचार विमर्श करना है। पहले बात को समझिए, देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाए तो इसे हम बराबर कह रहे हैं कि इसे हिंदी में अवकल समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। इसमें हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 पढ़ा दिया है, जहां पे आपको खास करके कोटि और घात के बारे में अध्ययन करना था। कोटि और घात के बारे में अध्ययन करना था, हमने बता दिया। फिर उसके बाद 9.2 था। 9.2 में हमने आपको बताया जितने भी सवाल थे सारे का सारा हमने क्या किया, सिद्ध किया। और इसके बाद अगर 9.3 की अगर हम बात करें तो हमने खास करके इसमें बताया था आपको कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है। उसके बाद 9.3 में ही बताए थे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी वृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, अति परवलय का समीकरण, इसमें 9.3 में हमने पढ़ा दिया है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये जितने भी फॉर्मूला इक्वेशन था 9.3 में बता दिए हैं। 9.4 की अगर बाबू हम बात करें 9.4 में, तो यहां पे हमने आपको बताने का काम किया है कि यदि प्रथम कोटि और प्रथम डिग्री का, प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण का हल सेपरेट मेथड से कैसे करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं कि सबसे पहले dy बाई dx निकालिए, उसके बाद y एक तरफ, x एक तरफ, उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड और उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो मान आता है वही आंसर हो जाता है। इसमें आपको 9.4 में दो तरह के सवाल पर हमने चर्चा किया। एक सर सी अगर आता है तो व्यापक हल हो गया, और सी को अगर हम विलुप्त कर दिए, सी को विलुप्त कर दिए, एक्स और वाई का वैल्यू देता है, और सी को विलुप्त कर दिए तो वो विशिष्ट हल होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। आज हम 9.4 चालू करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमें लैंग्वेज बेस पे सवाल मिलेगा। तो लैंग्वेज बेस का सवाल सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्लास 11th का कुछ बातें हैं जिसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्लास 11th में एक बात हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से हम याद दिला देते। क्लास 11th देखो, क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सर रेखा का ढाल, याद आ रहा है क्या? रेखा का ढाल, रेखा का ढाल यानी अगर इंग्लिश में कहा जाए तो स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, ढाल भी कहते हैं और इसको परवन्नता भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, परवन्नता भी कहा जाता है। देखो रेखा का ढाल किसको कहते हैं, तो ये बाबू आपका एक शख्स हो गया। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और एक मान लेते हैं ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ध्यान देना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहां पे दिया गया है ये एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश हो गया। अब सवाल है कि रेखा का ढाल क्लास 11th में था और यहां पर भी आ गया है, तो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सुनो, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में अगर थीटा कोण बनाता है तो इसी को हम रेखा का ढाल कहते हैं। ध्यान देना, रेखा का ढाल किसको कहते हैं? यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो हम इस रेखा को थीटा को क्या कहते हैं? रेखा का ढाल कहते हैं। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो हम कहते हैं m बराबर tan थीटा रेखा का ढाल कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। यानी यदि रेखा का ढाल क्या होता है, या परवन्नता क्या होता है, या स्लोप क्या होता है, तो यदि कोई रेखा एक अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो m tan थीटा को उस रेखा का ढाल कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कोई भी पूछ सकता है रेखा का ढाल किसको कहते हैं, तो यदि कोई रेखा एक अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो m tan थीटा को उस रेखा का ढाल कहते हैं। ये आपका दो तरह के ढाल पढ़ना था, तो ये आपका पहला ढाल हो गया। और दूसरा ढाल क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस न देकर कोई भी रेखा दे दिया गया, ये रेखा है और यहाँ पे इस दो बिंदु से गुजर रहा है, मान लीजिए ये आपका x1 और y1 है, x1 और y1 है, और ये आपका x2 और y2 है, तब रेखा का ढाल कहा जाए। रेखा के ढाल को हम m से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्लोप ऑफ अ लाइन डिनोट m।
तो m क्या होता है बाबू, तो y2 माइनस y1 और y में x2 माइनस x1, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यानी क्लास 11th में रेखा का ढाल से रिलेटेड दो नियम थे। यदि कोई रेखा एक अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है तो m tan थीटा उस रेखा का ढाल कहलाता है। यदि दो बिंदु से गुजरती हुई रेखा का ढाल तो m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी ध्यान रखिएगा m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कब लगता है, जब आपका दो गो बिंदु दे देगा तो ये आपका m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और जब एंगल पे बात करेगा तो हम कहेंगे m बराबर tan थीटा। ये क्लास 11th की बातें थी और इसी पे आपको लंब की शर्त आ जाता है, समानांतर की शर्त आ जाता है, तो वो उसकी जरूरत नहीं यहाँ पे बस आपको रेखा का ढाल समझना था। अब सवाल यह है कि सर जब आप क्लास 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, तो अब रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दिएगा। रेखा का हम ढाल कहें या परवणता कहें या परवणता कहें या स्लोप कहें, बात एक ही होता है। रेखा का स्लोप कहें या स्लोप ऑफ अ लाइन कहें, बात एक ही होता है। सुनो देखो, अभी तक हम यही समझ रहे थे क्लास 11 से, अगर क्लास 11th की अगर हम बात करें तो अभी तक हम यही समझ रहे थे कि m बराबर tan थीटा रेखा का ढाल कहलाता है, या m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये क्लास 11th की बातें थी। लेकिन जैसे ही अगर क्लास 12th में अगर हम जाते हैं, क्लास 12th में हम प्रवेश करते हैं, तब ये जो आप m देख रहे हैं, जो ये आप m देख रहे हैं, यही m dy बाई dx कहलाता है। यानी dy बाई dx क्या होता है बाबू, तो आप कह सकते हैं कि सर ये रेखा का ढाल होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो बाबू मेरे dy बाई dx को हम किस नाम से जानते हैं, तो m के नाम से जानते हैं। देखिए क्लास 11th हम यही जानते हैं कि सर m बराबर tan थीटा या m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये कहां से आया है, क्लास 11th में सारे का सारा हमने सिद्ध किया है। और अभी केवल क्लास 12th है तो उतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस इतना याद रखिएगा कि m बराबर tan थीटा, m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो dy बाई dx रेखा का ढाल कहलाता है। यानी dy बाई dx को हम m कह सकते हैं, क्योंकि क्लास 11th में यही m था और क्लास 12th में ये dy बाई dx बन गया, तो दोनों तो बराबर हो ही जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू m। इतना बातें अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे का सवाल आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत होने की बात नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल में क्या है। अगला सवाल देखते हैं क्लास 12th का सवाल नंबर कल 14 तक बताए हुए थे और ये 15 नंबर सवाल है। और क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा सा हम समझेंगे और बेहतर ढंग से बातों को रखने का प्रयास होगा। सुनो सवाल बोर्ड पे लिखे हुए और क्या लिखे हुए थोड़ा सा ध्यान दिएगा। कह रहा है बिंदु 0 0, यानी बिंदु 0 0 किसको कहते हैं तो सभी को पता होना चाहिए। ऑरिजिन पॉइंट को हम 0 0 कहते हैं, मूल बिंदु को हम क्या कहते हैं 0 0। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर बिंदु 0 0 का मतलब क्या हुआ कि सर x का मान भी 0 और y का भी मान 0। इतना में तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए गुजरने वाली ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करें जिसका अवकल समीकरण दिया गया। अवकल समीकरण y डैश e के पावर x और साइन x दिया गया है, ठीक है। और आपको हम बराबर बोल रहे हैं कि y डैश जो होता है dy बाई dx के बराबर होता है, y डबल डैश करें तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर के बराबर होता है, y ट्रिपल डैश करें तो d क्यू y बाई dx क्यू होता है। तो यहाँ पे एक डैश है यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू e के पावर x और साइन x। अब आपका ये नियम आ गया 9.54 पर। हमने आपको बताया था कि प्रथम ऑर्डर और प्रथम डिग्री का सवाल मिलेगा तो कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हम सेपरेट मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सेपरेट मेथड का प्रयोग करेंगे। यानी dy बाई लिख सकते हैं क्या, dy बाई e के पावर x और साइन x और क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो dy इक्वल टू इंटीग्रेट e के पावर x साइन x और क्या हो जाएगा बाबू मेरे dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो किसी को भी। अब यहां पे जब आते हैं तो ये तो हमें पता चल गया कि सर ये तो y हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था 7.6 में कि एक नियम बताए थे कि अगर दो फंक्शन गुना में आ जाए तो यहाँ पे आइलेट करके एक नियम आपको हमने पढ़ाया था। आइलेट करके एक नियम बताया था जहां पे हमने बताया था कि पहला ज्यों का त्यों, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरा का
इंटीग्रेशन, ये ध्यान में रखिएगा। यानी अगर आपके समक्ष अगर इस तरह का आता है दो फंक्शन गुना में, तो 7.6 में आपको हमने पढ़ाया था आइलेट का नियम। आई का मतलब इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल। यानी यहाँ पे दो फंक्शन गुना में है तो फॉर्मूला कहता है पहला ज्यों का त्यों, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। 7.6 अगर आप पढ़े तो बेहतर है, नहीं भी पढ़े तो यहाँ पे हमने बता दिया। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको लिख दें कि ये आइलेट के नियम से चलेगा। ये ILATE आइलेट के नियम से चलेगा। अब यहाँ पे हम देखें कि सर इनवर्स इसमें नहीं है, लॉग इसमें नहीं है, अलजेब्रा इसमें है नहीं है, ट्रिगो है, तो पहले ट्रिगो लिखना पड़ेगा। यानी साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स डीएक्स। अगर इतना में दिक्कत है तो बोलिए, किसी को अगर इतना में दिक्कत है तो पूछ सकता है, बोलिए कोई दिक्कत है इतना में किसी को भी? चलिए अब यहां से अभी मैंने आपको बताया कि सर पहला ज्यों का त्यों यानी साइन एक्स पहला ज्यों का त्यों, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएक्स माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स बाई डीएक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डीएक्स और पूरा का इंटीग्रेशन। ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोला है, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहां से अगर हम आगे की सफर तय करें तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि सर y इजकल टू साइन एक्स और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और e के पावर x का e के पावर x ही और dx। यदि इतना में कोई आपत्ति है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए y इजकल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, सुनो फिर वहां पे आइलेट का नियम लग गया। क्यों सर? अभी भी दो फंक्शन गुना में आपको दिख रहा है, आइलेट का नियम फिर यहां पे लगाएंगे तो पहला ज्यों का त्यों यानी cos x, दूसरे का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डीएक्स माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डी cos x बाई dx और दूसरे का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डीएक्स और फिर पूरा का इंटीग्रेशन यानी dx। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो आप सवाल हमसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? बढ़े ना आगे। चलिए y इजकल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, देखिए cos x है ना बाबू, तो ये हो गया cos x ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? अब क्या लिख सकते हैं कि y इजकल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस cos x इंटू ई के पावर एक्स प्लस माइनस हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं बताइए कि सर साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स डीएक्स। फिर यहां पे आइलेट आ गया ना, दो फंक्शन गुना में क्या कहां पे क्या पूछ रहे हैं बोलिए? प्लस माइनस प्लस, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। सुनिए साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स लिख दिए बाबू। अब यहां से थोड़ा सा विचार विमर्श करना, ये जो दिया गया है और ये जो दिया गया है दोनों एक ही है क्या? फिर सवाल आ गया, फिर तो बात वही आ गया है ना। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इजकल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस cos x इंटू ई के पावर एक्स माइनस, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं y। क्यों सर? साइन एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर है? y के बराबर, तो y लिख दिए और c कांस्टेंट वैल्यू को हमने जोड़ दिया, यानी माइनस y लेकर और ये y डायरेक्ट 2y लिख दें। 2y इजकल टू ई के पावर एक्स अगर कॉमन ले लें तो साइन एक्स माइनस में cos x और प्लस में c। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब यहां से देखें कि x 0 और y 0 दिया गया है, x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0 दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम x और y का मान 0 रख के c का वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 इंटू 0 इजकल टू e के पावर क्या हो जाएगा 0 और साइन 0 माइनस क्या हो जाएगा बाबू cos 0 प्लस c। ध्यान देना 2 इंटू 0 किसी भी संख्या के पावर 0 मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है और प्लस में c, यानी 0 इजकल टू माइनस 1 प्लस c। तो हम कह सकते हैं कि सर c का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया 1।
अब सी का वैल्यू अगर आप इसमें रख दीजिएगा तो वही आपका आंसर बन जाएगा। सी का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, सी का वैल्यू रखते हैं तो बाबू मेरे 2y इक्वल टू e के पावर x और साइन x माइनस कॉस x और प्लस में c का वैल्यू क्या है 1, तो प्लस में 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़े आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना है बाबू, सवाल नंबर 16 पे हम बात करते हैं। ये 16 नंबर सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है और चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सुनो, कह रहा है कि अवकल समीकरण एक दिया गया है। अवकल समीकरण क्या दिया गया है कि सर एक्स वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस टू और y प्लस टू कह रहा है के लिए बिंदु इतना से गुजरने वाले वक्र का समीकरण याद करना था। यानी बिंदु क्या दिया गया है कि सर 1 और -1। आप जानते हैं कि x का मान 1 है और y का मान -1 है। x का मान 1 है और y का मान -1 है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इसे हमें सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करें। अवकल समीकरण एक्स वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना के लिए, तो चलिए हमने अवकल समीकरण का इक्वेशन लिख दिया है, कोई दिक्कत। और यहां तक जब आप पहुंचे हैं तो हमें पता है कि सेपरेट मेथड का हम प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दिया, देखिए y को एक तरफ y में y प्लस टू इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो y प्लस टू लिख दिया, कोई दिक्कत। और इक्वल टू देखो x प्लस टू x इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, और क्या हो जाएगा dx डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई। बोलिए कोई दिक्कत है तो x को एक तरफ y को एक तरफ कर दिए। अब यहां पे अगर हमें dy छूट गया है तो dy भी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पे x एक तरफ y एक तरफ हो गया तो सेपरेट मेथड यानी इंटीग्रेट बोथ साइड, तो y में y प्लस टू dy और इक्वल टू x प्लस टू y में x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना। क्या लिख सकते हैं बाबू, इस सवाल को सॉल्व करना है तो इस बात को अगर हम लिखें कि y प्लस टू माइनस टू, कोई दिक्कत, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा और y में y प्लस टू dy और इक्वल टू, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बाई एक्स प्लस 2y में x और क्या बाबू dx। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब ध्यान दिया, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, y प्लस टू बाई में सर y प्लस टू और माइनस टू बाई में y प्लस टू डी वाई और इक्वल टू बाबू मेरे ये कट जाएगा 1 प्लस टू बाई एक्स और क्या हो जाएगा dx। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो बोलिए। y प्लस टू हमने कैंसिल कर दिया, यानी अगर देखें तो 1 बाई टू बाई y प्लस टू डी वाई और इक्वल टू डायरेक्ट लिखें 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 2 को बाहर ले लें 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x और हम क्या कर सकते हैं प्लस में c। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया, देखिए 1 dy का क्या लिख सकते हैं बाबू y माइनस 2 बाहर और log y प्लस क्या हो जाएगा 2 y प्लस 2 और इक्वल टू में x प्लस, ध्यान दीजिएगा 2 log कितना है बाबू x प्लस c, ये हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन आंसर बनाने से पहले आपको ये देख लीजिए कि आपको इसका विशिष्ट हल निकालना है, क्योंकि x और y का बिंदु दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर x का मान क्या है 1 है और y का मान क्या है -1 है। रखते हैं x के जगह पे 1, y की जगह पे -1 माइनस 2 log y की जगह पे -1 प्लस 2 इक्वल टू x की जगह पे 1 प्लस 2 log 1 प्लस में c। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए -1 -2 देखो log 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा। log 1 का मान क्या होता है, ध्यान में रखना, log 1 का मान क्या होता है बाबू 0 होता है। log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहां पे हम डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं, आप समझिएगा क्यों डायरेक्ट 0। 1 प्लस देखो 2 log 1 का मान 0 यानी 2 इंटू 0 प्लस में c, यानी -1 प्लस 1 इधर आकर -1, ये 0, ये भी 0 इक्वल टू c, यानी c इक्वल टू कितना हो जाए बाबू -2, c बराबर -2। c का मान इसमें रख दीजिए y माइनस 2 log y प्लस में 2 और इक्वल टू x प्लस 2 log x और प्लस में c का मान क्या है -2, तो हम यहाँ पे -2 लिख देते हैं, ये आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है तो बोलिए, आंसर के बराबर कर दे। आंसर देख लीजिए, इतना दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो आंसर के बराबर कर देंगे। देख लीजिए, देख लीजिए, आंसर इतना दे रहा है एनसीईआरटी कि आंसर के बराबर कर दें, नहीं दे रहा। चलो देखो, y प्लस एक्स है इधर आकर माइनस एक्स, माइनस 2 है इधर आके प्लस 2 इक्वल टू 2 log x, ध्यान देना, माइनस से उधर ले जाके प्लस 2 log y प्लस 2, y प्लस 2, यानी y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू log x का स्क्वायर। कैसे? एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि log m के पावर n होता है तो n log m होता है। तो यहां पे अगर ध्यान दें, n log m है तो log m के पावर n प्लस log कितना हो जाएगा, y प्लस 2 के पावर में 2 हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू log m प्लस log n का फॉर्मूला बराबर बताए हैं, एक्स स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, log m इंटू n। कोई दिक्कत है इतना में तो बाबू आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो, ठीक है ना। बढ़े ना आगे, चलिए अब क्या है सवाल नंबर बाबू 17, और 17 नंबर सवाल को हम पढ़ेंगे, बेहतर ढंग से इसको समझाने का प्रयास हम करेंगे। क्या है 17 नंबर? 17 नंबर की अगर हम बात करें तो कह रहा है बिंदु 0-2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करें जिनके बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की ढाल, देखो ढाल आ गया ना, अभी बताए थे ना क्लास 11th में और 12th में हम इसे dy by dx के नाम से जानते हैं और 11th में m के नाम से जानते हैं। उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। देखो ये तो बिंदु दिया गया, वो बात की बात है, सवाल आपका ओरिजिनल यहां से चालू होता है। देखो किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल यानी dy by dx, ध्यान देना, स्पर्श रेखा की ढाल और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, x निर्देशांक के बराबर है। सवाल ये था, कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है तो ठीक है ना। उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर, इतना पढ़ के हमने ये दे दिया। और बिंदु जो आपका दिया गया है 0-2 और इसको अब सॉल्व करना है, हल हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, तो ध्यान दो, ध्यान दो, x एक तरफ y एक तरफ, यानी y dy और इक्वल टू x dx हो जाएगा। बोलिए, सेपरेट कर दिए, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो y dy इक्वल टू x dx हो जाएगा। यानी y का y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। और आपका बिंदु क्या दिया गया है, तो बाबू मेरे 0-2, यानी x के जगह पे 0, y के जगह पे -2, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, x के जगह पे लेना है 0 और y के जगह पे लेना है -2, मिला लो, -2 का स्क्वायर बाई में 2 इक्वल टू 0 का स्क्वायर बाई में 2 प्लस में c। क्या लिख सकते हैं बताओ, -2 का स्क्वायर 4/2 इक्वल टू 0/2 0 प्लस में c, कटा देंगे 2, यानी c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 2। अब c का मान इसमें आप रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, तो y स्क्वायर बाई में 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई में 2, देखो y स्क्वायर बाई 2 और बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c का मान क्या है, 2 है। बोलिए कोई दिक्कत है तो ठीक, अगर इतना पे आंसर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे सॉल्व करना होगा, तो थोड़ा सा देख के बता दिए। आंसर इतना दे रहा है, y स्क्वायर बाई में 2 इक्वल टू, एलसीएम ले लें 2, x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 और 2 कैंसिल कर दिए, यानी y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दे रहा इतना, दे रहा ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्या है सवाल नंबर 18, और 18 नंबर सवाल पहले हम समझते हैं कि 18 नंबर सवाल को कैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सुनिएगा, देखिए ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। चलिए ध्यान दिएगा, सुनिएगा, एक वक्र के, सुनिएगा, एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु के बिंदु इतना से मिलाने वाली रेखा खंड की प्रवणता की दुगनी है। देखो पहले बात समझो, एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ढाल स्लोप एक ही को कहा जाता है
तो ये हो गया dy बाई dx। ध्यान दीजिए। और क्या कर परवलता, स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाली रेखाखंड की परवलता की दुगनी है, यानी दुगनी कौन है, तो 2m ले लेते हैं। और m का फॉर्मूला बिंदु से रिलेटेड फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, अभी पीछे आपको बताए थे। अब यहां से अगर हम चर्चा करें तो m बराबर, देखो दो गो बिंदु दिया गया है, दो बिंदु क्या दिया गया है, एक सर xy बिंदु दिया गया है और एक बिंदु -4 और -3 दिया गया है। ये बिंदु दो को दिया गया। अगर हम m कहें, m का मान क्या होगा, तो y2 माइनस y1 यानी y और माइनस माइनस +3 बाई x2 माइनस x1 यानी x माइनस माइनस +4, ये हमारे पास m का वैल्यू है। कोई दिक्कत? अब यहां पे अगर हमें लिखना होगा तो हम कहेंगे क्या, dy बाई dx इक्वल टू 2 और m के जगह पे y प्लस 3 बाई में x प्लस 4, ये हमारा सवाल हो गया। अगर इतना में कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो सेपरेट मेथड, y को एक तरफ और x को एक तरफ। तो ध्यान देना, dy बाई में y प्लस 3 इक्वल टू 2 बाई x प्लस 4 dx। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया ना, बोलिए हो गया। अब यहां पे जब दोनों अलग अलग हो गया तो सेपरेट मेथड में कहता है क्या, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई y प्लस 3 dy और इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई x प्लस 4 और dx। कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलो अब इसको लिखना होगा तो फॉर्मूला लग जाएगा log y प्लस 3 आई इक्वल टू, दो को बाहर ले लें, फॉर्मूला के अनुसार 1 बाई एक्स का log x प्लस 4 और प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, c हो जाएगा। हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस सवाल को यदि हमें सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करें। बिंदु दिया गया है क्या, कि यदि यह बिंदु इतना से गुजरता है, यानी x का मान -2 दे दिया है और y का मान क्या दिया है, 1 रखते हैं। log, ध्यान देना, log y का मान क्या दिया गया है, 1 प्लस में 3 इक्वल टू 2 log कितना हो जाए x का मान -2 प्लस में 4 और प्लस में क्या हो जाएगा, c। कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू, ठीक है? क्या लिखेंगे, log 3x बोलो 4 इक्वल टू 2 log कितना हो जाए बताओ, 2 आप प्लस में c, यानी log 4 इक्वल टू log 2 का तो हम स्क्वायर लिखे ना सकते हैं जी, प्लस में c। क्यों सर, log m के पावर n इक्वल टू n log m, यानी log 4 इक्वल टू log 4 प्लस में c। ये कैंसिल, यानी c का मान देखा जाए तो 0। अब c का मान वहां पे भर दीजिए, 0 हो जाएगा। देखो क्या आया था, log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log x प्लस 4 और प्लस में c का वैल्यू 0। कोई दिक्कत? अगर देखा जाए आंसर ऐसे भी दे सकता है कि सर log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 का स्क्वायर, 0 तो 0, log हट जाएगा तो y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर, ये आंसर होगा। थोड़ा आंसर मिला लीजिए, ठीक है? इतना ही दे रहा है। चलिए यहां तक आपका समाप्त होता है, ठीक ना। अब हम आगे की कड़ी में बात करें, तो ये एगो आपका ऑब्जेक्टिव है, सवाल नंबर शायद 23 है और ऑब्जेक्टिव है, और इसका और जो 2-3 सवाल बचा हुआ कल बता देंगे, नहीं तो फिर आपको जब समय मिलेगा उस समय बता देंगे। आप बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाना चाहिए। एक ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, सवाल नंबर 23, और इतना देकर और ऑप्शन दिया गया है कि बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि ये हमारा प्रथम कोटि प्रथम घात का सवाल है, तो dy बाई dx। देखो इस सवाल को अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, कि सर जी dy बाई dx इक्वल टू e के पावर x इंटू e के पावर y। तुम ये बात को जानते हो कि अगर e के पावर प्लस में है तो बेस समान होता है तो पाउंड जुड़ता है, तो इस बात को ऐसे लिखे चाहे इसको ऐसे लिखे, दोनों बात क्या है, बराबर है। अब तुम ये भी जानते हो कि y एक तरफ x एक तरफ, तो dy बाई में e के पावर y इक्वल टू e के पावर x और dx। तुम जानते हो इसको ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर -y dy हो जाएगा और क्या हो जाएगा बाबू, e के पावर x dx।
अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें e के पावर माइनस वाई डी वाई, और इधर भी इंटीग्रेट कर दें e के पावर x, और क्या हो जाएगा dx, यानी e के पावर माइनस वाई का e के पावर माइनस वाई में -1 इजकल टू e के पावर x प्लस में c। अब तुम कर रहे -1 क्यों सर? आपको बताया थे कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में, जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -1, तो डिवाइड में -1, यानी इस बात को अगर लिखना होगा तो माइनस ई के पावर माइनस वाई इजकल टू ई के पावर एक्स प्लस में सी। इसको लेके उधर चले गए, सी को लेके इधर आ गए, तो क्या हो जाएगा माइनस सी इजकल टू ई के पावर एक्स प्लस हो जाएगा ना, प्लस ई के पावर माइनस वाई। आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई इजकल टू हम सी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस में कांस्टेंट वैल्यू कहें या प्लस में कांस्टेंट वैल्यू कहें, उससे कोई दिक्कत नहीं। माइनस सी को हमने सी में बदल दिया। अब ध्यान दिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, और यहां से हम कह सकते हैं कि सर ये जो हमारा टॉपिक है 9.4 ये आपका समाप्त होता है। द एंड। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। यहां तक में एकदम शानदार तरीके से हमने आपको 9.4 का एक सवाल बता दिया। एनसीईआरटी का 2-3 सवाल अभी बचा हुआ है, अगर प्रयास कल समय मिलेगा तो बता देंगे, और नहीं तो बनाने का प्रयास किया, बन जाए तो बेहतर है, नहीं बनेगा तो बता देंगे। और 9.5 कल से हम चालू करेंगे समघातीय अवकल समीकरण यानी होमोजेनियस पढ़ाना है, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आप कल का क्लास अब्सेंट मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए।